दोस्तों, अक्सर जहन्नुम या नर्क का तारुफ आग से करवाया गया है। एक ऐसी जगह जहां बेशुमार आग और गर्मी हो, वो जहन्नुम कहलाती है। मगर आज की कहानी ऐसे जहन्नुम की है जहां ना तो आग है और ना ही गर्मी। एक हवाई जहाज जो 45 लोगों के साथ उड़ान तो भरता है, मगर मंजिल पर सिर्फ 16 लोग ही पहुंच पाए। क्या हुआ उस सफर में और मैं क्यों इस जगह को जहन्नुम बोल रही हूँ, आप ये बात इस कहानी में जानेंगे। 1972 की एक ऐसी सच्ची घटना जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लोगों ने इस घटना को एक दुर्भाग्य कहा तो कुछ लोगों ने इसे एक चमत्कार माना। मूवी स्ट्राइप के पिटारे में आज है 2023 में आई सच्ची घटना पर आधारित मूवी सोसाइटी ऑफ द स्नो। डायरेक्टर J.A. बायोना। IMDb 7.9। दोस्तों, हमारी एम्प्टी फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमसे कहानी सुनना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपकी तरफ से भी थोड़े लाइक, शेयर, हार्ट्स, कमेंट्स पक्के से करें। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करे, सब्सक्राइब तो कर दो। आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे यार। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। साल है 1972। उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो से एक जहाज चिली की राजधानी सैंटियागो के लिए रवाना हुई। जहाज में रग्बी के खिलाड़ी भी थे जिन्हें मोंटेवीडियो से सैंटियागो एक मैच खेलने जाना है। जहाज में रग्बी के खिलाड़ी समेत 40 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स हैं। जहाज उड़ान भरकर अर्जेंटीना के ऊपर पहुंची ही थी कि अचानक मौसम की खराबी के कारण उन्हें अर्जेंटीना के शहर मेंडोजा में उतरना पड़ा। कप्तान ने ये फैसला इस वजह से किया क्योंकि अर्जेंटीना और चिली के दरमियान दुनिया की सबसे ऊंची एंडेस की पर्वत श्रृंखला दीवार बनकर उनके सामने खड़ी है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ वैसे ही काफी खतरनाक है और मौसम की खराबी की वजह से इसके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं। कप्तान ने सोचा एक रात मेंडोजा में गुजारी जाए और अगले दिन मौसम ठीक होने पर एंडेस की पहाड़ों को पार किया जाएगा। पर क्या मालूम था कि कप्तान और उन तमाम यात्रियों पर अगले दिन कौन सी मुसीबत टूटने वाली है। अब अगले दिन जहाज मेंडोजा से उड़ान भरने वाली है। नक्शे में देखा जाए तो मेंडोजा और सैंटियागो के दरमियान सिर्फ 180 किलोमीटर का ही फासला है, लेकिन इन 180 किलोमीटर के बीच एंडीज की 15,000 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं। जहाज के कप्तान को अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि वो एंडीज के पहाड़ों को आराम से पार कर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले 50 के करीब यात्राएं इसी मार्ग से सफलतापूर्वक की थी। अब जहाज ने उड़ान भरी और बादलों के बीच घिर गई, जिसकी वजह से नीचे का सारा नजारा छुप गया। ऊपर नीला आसमान, नीचे सफेद बादल और इस वक्त जहाज एंडेस के पहाड़ों के ऊपर से गुजर रही है। इसी दौरान जहाज में बैठे यात्रियों को बहुत तेज हलचल का सामना करना पड़ा। सब एक दूसरे को ये कहकर शांत करवा रहे हैं कि एंडेस की पहाड़ियों के ऊपर ये होना आम सी बात है, कुछ देर में सब ठीक हो जाएगा। मगर असल में एक बहुत बड़ी तबाही उनका इंतजार कर रही है। अब कुछ देर बाद कप्तान को रेडियो पर आदेश मिले। उन्होंने पहाड़ियां पार कर ली है, अब वो जहाज की ऊंचाई कम कर सकते हैं। और कप्तान ने जैसे ही जहाज की ऊंचाई को कम किया, पहले तो उन्हें खतरनाक झटकों का सामना करना पड़ा और सफेद बादल के छटते ही कप्तान ने देखा उनके सामने एक पहाड़ दीवार बनकर खड़ा है। जी हाँ, असल में वो इस वक्त एंडीज में ही थे, पर किसी तकनीकी खराबी के कारण उन्हें रेडियो पर गलत आदेश मिला था। कप्तान ने जहाज को बचाने के लिए फिर से ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश की, मगर ऐसा हो ना पाया और जहाज का पिछला हिस्सा पहाड़ से टकराकर अलग हो गया। पीछे बैठे सभी यात्री मारे गए और सामने वाला हिस्सा बर्फ में फिसलता हुआ काफी दूर नीचे की ओर आ गया और एक झटके के साथ रुक गया। अचानक रुकने की वजह से पीछे की सारी सीटें सामने की तरफ आ गई, जिसमें लोग बहुत बुरी तरह दबकर जख्मी हो गए। अब कुछ लोग जहाज से बाहर निकलकर कप्तान के पास जाने लगे, लेकिन उनकी आखिरी उम्मीद कप्तान भी बस मरने की हालत में है। वो बस इतना बोले, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कप्तान भी जानता था वो अब एंडीज के पहाड़ों में है, जहाँ की आबो हवा -30 डिग्री सेल्सियस में किसी का भी बच पाना नामुमकिन है। और जिस जगह ये दुर्घटना हुई है वो 11,500 फीट की ऊंचाई पर हुई है। एक रात किसी तरह शदीद सर्दी में गुजरी। अगली सुबह सबसे पहले दुर्घटना में मरे हुए लोगों के शरीर को सबने एक जगह इकट्ठा किया और बचे हुए लोग बाहर सारे थैलों में खाने पीने की चीजें ढूंढने लगे, क्योंकि इसके अलावा खाने पीने के कोई और साधन नहीं है।
सब कुछ बर्फ से ढकी है और खाने के लिए भी बहुत कम चीजें ही बटोर पाए। तभी उन्हें आसमान में एक विमान दिखा। सभी उसकी तरफ हाथ हिलाकर चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, पर इतनी ऊंचाई से वो विमान उन्हें देख न सकी। 2 दिन उन्होंने ऐसे ही गुजारे। उनमें से मार्सेलो एक आशावादी लड़का है। जहाँ सब धीरे धीरे उम्मीद खो रहे थे, वहाँ मार्सेलो ने हिम्मत नहीं हारी और कहता रहा, हमें बचाने वो लोग जरूर आएंगे। और नंदो एक रग्बी खिलाड़ी जो बेहोश हो चुका था, अब जाकर उसे होश आया। होश में आते ही उसने अपनी माँ और बहन के बारे में पूछा और पता चला कि उसकी माँ उसी दिन मारी गई, लेकिन बहन सूजी अभी जिंदा है, पर उसकी हालत भी काफी नाजुक है। नंदो को विमान में बैठने से पहले की बातें याद आने लगी, जब उसने अपने पिता से कहा था कि वो अपने परिवार का ख्याल रखेगा। अब इधर लोगों ने कुछ सामानों से एक बड़ा एक्स का निशान बनाया, जिसे ऊपर से देखा जा सके और उनकी मदद को कोई आ पाए। अब फिर से आसमान में एक और विमान दिखा जो उन्हें ही ढूंढने आया है, पर वो उन्हें ढूंढ नहीं पाया। यहाँ लोगों ने बहुत चीख पुकार की। एक शीशे से सूरज की किरणें भी उनकी तरफ चमकाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें शायद गलत जगह ढूंढा जा रहा है। इतने बड़े इलाके में आखिर उनको ढूंढ पाना आसान बिल्कुल नहीं है। बस रात से दिन और दिन से रात हो रही है। इस कड़कड़ाती ठंड में खाने की भी काफी जरूरत है, मगर उनके पास खाने के लिए अब ज्यादा कुछ नहीं बचा। अब उन्होंने सोचा क्यों ना रेडियो के जरिए संपर्क किया जाए, मगर रेडियो की बैटरी जहाज के पिछले हिस्से में थी, जो ना जाने कौन सी जगह पर अलग हुआ पड़ा होगा। लेकिन किसी को तो वहां जाना पड़ेगा। तो एक नूमा नाम का लड़का अपने साथ और 2 लोगों को लेकर जहाज का पिछला हिस्सा ढूंढने निकल पड़ा। काफी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि उनका विमान तो उन्हें अब नजर भी नहीं आ रहा। जब कुछ दूरी से ही उनका विमान नहीं दिख रहा, तो उन्हें बचाने के लिए आई विमान इतने ऊपर से उन्हें कैसे देख सकेंगे। ये बात वो अच्छे से समझ गए। मगर मुश्किल बस इतनी सी नहीं है, बल्कि जिस जगह वो फंसे हैं वहाँ किसी भी वक्त बर्फीली तूफान आ सकती है। आधे रास्ते से ही वो लोग वापस लौट आए। धीरे धीरे अब सारा खाना खत्म हो रहा है। भूख मिटाने के लिए कोई अपनी सूखी खाल ही चबा रहा, तो कोई चट्टान पर जमी काई खा रहा है। यहाँ तक तो फिर भी सोचने लायक था, लेकिन सब नैंडो को पागल समझने लगे, क्योंकि वो मरे हुए यात्रियों के मांस को खाने की बात कर रहा है। कुछ उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि इस तरह वो कुछ दिन और बच सकते हैं, पर कुछ इसके विरोध में भी है। इंसान का मांस खाना ये एक बहुत ही अजीब बात थी। अब उन्हें वहाँ फंसे 8 दिन गुजर चुके हैं। लोग जूते के फीते, रुई, कपड़े, सिगरेट, जो मिल रहा है वो सारी चीजें खा रहे हैं, जिससे उनका पेशाब का रंग काला पड़ गया। नैंडो की बहन सूजी भी कुछ दिनों बाद मारी गई। उसने उसे अपने हाथों से बर्फ में दफनाया। एक दिन और जिंदा रहने की उम्मीद में दिन गुजरने लगे। हर दिन एक नई मुसीबत, कभी बर्फ के तूफान तो कभी खाने की कमी के कारण उनका हाल बेहाल हो गया। कोई रोता तो किसी ने पागलों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। ये सब देख एक दिन वो लोग मरे इंसान का मांस खाने को तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें बस किसी भी हाल में जिंदा रहना है। मरे हुए लोगों को काटकर उनका मांस निकालने लगे और कुछ लोग दूर बैठे उन्हें देखते रहे और ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। जितने भी लोग बचे थे उनके अंदर बस यही था कि किसी भी हाल में जिंदा रहना है, उन्हें बचाने कोई जरूर आएगा। एक दिन उन्हें एक बैग से रेडियो मिला। एक लड़के ने उस रेडियो को ठीक किया और खबरें सुनने लगे कि कोई उन्हें बचाने आ भी रहा है या नहीं, सरकार उन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठा रही है। मगर जब उन्होंने रेडियो सुना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सरकार ने जो उन्हें बचाने की मुहिम चलाई थी वो अब बंद कर दी गई है और सारे लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। उनकी खोजबीन अभियान अभी कुछ दिनों बंद है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो फिर से शुरू की जाएगी। मार्सेलो, जिसे एक उम्मीद थी कि कोई उन्हें बचाने आएगा, अब वो भी ये सुनकर टूट गई। पर उन्हें कुछ तो करना होगा, ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहने से काम नहीं बनेगा। और उन्होंने एक बार फिर जहाज के पिछले हिस्से को ढूंढने का फैसला किया, जिससे वो सरकार से संपर्क कर सके और उन्हें अपने जिंदा होने के बारे में बता सके। इस सफर में नूमा और 2 लोग निकल पड़े। रास्ता काफी लंबा होने वाला है और मुश्किल भी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो हिस्सा कहाँ पड़ा है। रास्ते में उन्हें दुर्घटना में मरे बहुत से लोगों की लाशें बर्फ में दबी मिली। रास्ता काफी लंबा और मुश्किलों से भरा है। बर्फ की तूफान, कड़कती ठंड और साथ ही साथ लैंडस्लाइड होने का डर पल पल उन्हें सता रहा है।
दिन में तो फिर भी किसी तरह सफर करते, मगर रात काटना मुश्किल हो रहा है। और एक दिन वो वापस लौट आए एक निराशा के साथ कि अब सच में उन्हें कोई नहीं बचा सकता। नुमा की हालत भूख के कारण इतनी खराब हो गई कि कोई और रास्ता ना पाकर उसे भी इंसानी मांस खाना पड़ा। थककर सबने हार मान ली कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नैंडो, उसे यकीन है कि इस ऊंची पहाड़ी की दूसरी ओर जरूर हरियाली होगी, जहां गांव होगा, हरे घास होंगे, नदी बहती होगी और जहां से उन्हें मदद मिल सकेगी। कोई तो अब उन्हें नहीं बचाने आएगा, इसीलिए उन्हें ही इन पहाड़ों को पार कर खुद की मदद करनी होगी। एक दिन वो बैठे बातें कर रहे हैं, सारे गम भुलाकर थोड़ा हंसी मजाक कर रहे हैं कि तभी एक बहुत बड़ा बर्फ का तूफान आया और अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ गया। विमान के अंदर सभी लोग बर्फ के नीचे दब गए। कुछ लोग मारे गए, जिनमें से एक मार्सेलो भी है, वही बंदा जिसे शुरू से यकीन था कि एक दिन जरूर उसे कोई बचाने आएगा। पूरा विमान तूफान में बहुत बुरी तरह बर्फ के अंदर धंस चुकी है। 18 दिनों तक, जी हाँ 18 दिनों तक वो उसी तरह नीचे फंसे रहे और खाने के लिए जो मुर्दे थे वो ऊपर थे। सच में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस वक्त उन्होंने कैसे जीते जी नर्क का अनुभव किया होगा। अब एक दिन नुमा ने हिम्मत की और किसी तरह एक खिड़की तोड़कर बाहर निकल आया। उसके पीछे पीछे सभी बाहर आ गए। आज 18 दिनों के बाद उन्होंने रोशनी को देखा, सूरज की गर्माहट को महसूस किया और फिर मिलकर उन्होंने विमान के ऊपर से बर्फ हटाई। बाहर निकलते वक्त नुमा के पैर में चोट आ गई थी, जो कि काफी गहरा है। इसके इलाज के लिए उसके पास कुछ है भी नहीं। उसकी हालत बिगड़ रही है। एक दिन रग्बी प्लेयर रॉबर्टो इन सब चीजों से परेशान अपने दोस्त को कह रहा है, मुझे अब ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हमारी मदद करने अब कोई नहीं आएगा, हमें एक और कोशिश करनी चाहिए। विमान का पिछला हिस्सा जैसे भी हो ढूंढना ही होगा, जिसमें वो बैटरी है। अब हमें बस वही बचा सकता है। इसके बाद रॉबर्टो, नुमा सहित 2 और लोग विमान का पिछला हिस्सा ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी ही दूर जाकर देखा काफी तकलीफ हो रही है और तबीयत भी खराब होने लगी। उसके जख्म सड़ने लगे हैं, इस वजह से वो वापस आ जाता है और बाकी लोग अपना सफर जारी रखते हैं। लंबा सफर तय करके आखिरकार उन्हें विमान का पिछला हिस्सा मिल गया, जिसमें बैटरी के साथ साथ उन्हें वहां रम की कुछ बोतलें और चॉकलेट्स के पैकेट भी मिले। लेकिन बैटरी हद से ज्यादा भारी है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी काफी मुश्किल है। ऊपर से दुर्घटना के कारण वो बिगड़ भी गई है। रॉय नाम का एक और लड़का, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा ज्ञान है, उसे रिपेयर करने की कोशिश करने लगा। बहुत देर कोशिश करने के बाद वो समझ गए कि बैटरी अब ठीक नहीं होगी और किसी तरह हो भी गई तो इतनी दूर ले जाना नामुमकिन है। तभी वहां उन्हें कुछ स्लीपिंग बैग्स और वाटरप्रूफ कपड़े मिले, जिन्हें लेकर रॉबर्टो वापस आ गया। वापस आकर उसने देखा नुमा की हालत काफी खराब है। नुमा ने अपने आखिरी वक्त में सबसे कहा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम्हें मेरे शरीर को खाने की इजाजत है। इतना कहकर नुमा एक गहरी नींद में सो गया और उसकी वही मौत हो गई। रॉबर्टो काफी दुखी हुआ, क्योंकि नुमा सिर्फ उसके लिए ही इस जहाज में आया था। नुमा के हाथ में उसे एक पर्ची मिला, लिखा है, दोस्तों के लिए जान की कुर्बानी देना इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। ये देखकर रॉबर्टो ने ये ठान ली कि अब कुछ भी हो वो इस जहन्नुम से जरूर निकलेगा और सबको निकालेगा। और उसने उस बर्फीले पहाड़ के दूसरी तरफ जाने का फैसला किया। उसके साथ उसके 2 दोस्त भी हैं। उन्होंने विमान के सीट्स की गद्दी से अपने लिए जूते बनाए, स्लीपिंग बैग से जैकेट और निकल पड़े। एक लंबा और काफी मुश्किलों से भरा सफर पार करने के बाद जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो देखा कि इन बर्फीले नर्क का कोई अंत ही नहीं। चारों तरफ बस सफेद बर्फ से घिरे पहाड़ है, हरियाली का कोई नामो निशान नहीं। रॉबर्टो के साथ नैंडो भी है और नैंडो को ये यकीन है कि वहाँ हरियाली जरूर दिखेगी, कोई गांव उन्हें जरूर दिखेगा। हमें मरना तो ऐसे भी है, मगर कायरता से मरने से बेहतर है जब तक जान है हम तब तक लड़े। उसे यकीन है इन पहाड़ों के पीछे जरूर हरियाली होगी, मगर ये सफर और 12 से 15 दिन तक होगा। उन्हें और चढ़ाई करनी पड़ेगी और चलते रहना पड़ेगा। इस सफर में रॉबर्टो ने भी नैंडो का पूरा साथ दिया, पर उनके तीसरे साथी को खाने की कमी के कारण वापस लौटना पड़ा। नैंडो और रॉबर्टो ने अपना सफर जारी रखा। वो लगातार चलते रहे और करीब 61 किलोमीटर चलने के बाद आखिर उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जहां तरल पानी की एक नदी बह रही है, हरियाली है और जानवर भी चढ़ रहे हैं।
वो ये सब बहुत ही हैरानी से देख रहे हैं, किसी ख्वाब की तरह जिसके पूरे होने की उम्मीद वो लगभग खो चुके थे। उन्होंने जी भरकर उस पानी को पिया। तभी उनकी नजर घोड़े पर सवार एक शख्स पर पड़ी जो उन्हें ही देख रहा है। वो उसे मदद के लिए पुकारने लगे, मगर नदी की धारा इतनी शोर कर रही थी कि उस तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उसे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। तभी उस शख्स ने उनकी तरफ एक कागज में पत्थर डालकर फेंका और दूसरी तरफ दोनों ने अपना सारा हाल बयां कर दिया और फिर वो कागज उसकी तरफ दोबारा फेंका। उनका लिखा हाल पढ़ते ही वो अपना घोड़ा भगाता हुआ सीधा चिली के अधिकारियों के पास गया और उन्हें खबर की। अधिकारियों ने नैंडो और रॉबर्टो को फौरन वहां से बचाया और उनसे पूछताछ की। वहां खबर वाले भी आ पहुंचे और ये खबर दूसरी तरफ बाकी यात्रियों ने भी रेडियो द्वारा सुनी, जिसे सुनते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो सभी अब अपने घर जा सकेंगे। अब रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी जल्द घटना स्थल पर पहुंची और बचे हुए लोगों को वहां से निकाला। सुरक्षा कर्मी भी ये देखकर हैरान रह गए कि आखिर कैसे उन 2 रग्बी खिलाड़ियों ने उस पहाड़ को पार किया, क्योंकि ये सच में एक चमत्कार ही था। आज 72 दिनों के बाद वो सभी अपने घर जा रहे हैं। उस नर्क से आखिरकार निकलने में वो कामयाब हुए। अपने परिवारजनों से मिलकर आज उनकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। पूरा देश उन्हें हीरो की नजर से देख रहा है, मगर उन्होंने उस नर्क में क्या क्या देखा वो सिर्फ उन्हें ही पता है। अपने बाकी साथियों के मांस खाने के बाद वो अपने आप को हीरो बिल्कुल नहीं समझ रहे। उनके अंदर क्या बीत रही है, खैर ये तो सिर्फ वही जानते होंगे। इसी के साथ मैं ये कहानी यही समाप्त करती हूँ। जाते जाते, जिंदगी की राह में हर कदम पे है इम्तिहान, जान है तो जहां है, यही तो है जीवन का असली गान। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं जल्द ही नई कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक कीप लिसनिंग, कीप लविंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।